BA पाठ द्वितीय MDS यूनिवर्सिटी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, कल जो हमारा विषय चल रहा था वो था भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें हमने 7 प्रकार की विशेषताएं कर ली थी। आज हम 8वीं विशेषता करेंगे। 8वीं विशेषता है संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट। इस अधिनियम के द्वारा या इस अधिनियम के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई या उसकी स्थापना करने की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, जिसमें कौन होता था, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते थे या नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इन जो ये न्यायाधीश थे, इनका कार्य क्या था? इन न्यायाधीशों को 1935 के अधिनियम की व्याख्या करने का अधिकार था। 1935 के अधिनियम की व्याख्या करने का अधिकार था। इंटरप्रिटेशन, व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन। 1935 के अधिनियम की व्याख्या करने का अधिकार था। इसका कार्य संघ की इकाइयों में कौन कौन सा आ गया? देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत। देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत। संघ की इकाइयों के आपसी और संघ के साथ झगड़ों का निपटारा करना था। संघ की इकाइयों के आपसी और संघ के साथ यदि कोई झगड़ा होता है तो उसका निपटारा करना था, उसको निपटाना था। इस संघीय न्यायालय जो था, इसका अधिकार क्षेत्र निपटाना था। उसे भारत के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए उन समस्त निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार था। ये जो न्यायालय स्थापित किया गया, इसको क्या था? इसको भारत के उच्च न्यायालयों द्वारा, भारत के जो उच्च न्यायालय थे उनके द्वारा दिए गए उन समस्त नियमों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार था, जिसमें सन 1935 के एक्ट की व्यवस्था से संबंधित कोई प्रश्न हो। ऐसे विवाद जिसमें 1935 के अधिनियम के तहत या 1935 के अधिनियम से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, उसे गवर्नर जनरल को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य सौंपा गया। गवर्नर जनरल को क्या कार्य सौंपा गया? गवर्नर जनरल को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य भी सौंपा गया। यद्यपि 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना तो लागू नहीं हो सकी। 1935 के अधिनियम में क्या प्रस्तावित था? संघीय योजना, जो कि लागू नहीं हो सकी। संघीय योजना तो लागू नहीं हो सकी, परंतु 1 अक्टूबर 1937 से संघीय न्यायालय ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937। एक लाइन का क्वेश्चन है, याद रखना। 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937 को क्या हुआ? संघीय न्यायालय ने अपना कार्य आरंभ कर दिया था। संघीय न्यायालय अपना कार्य आरंभ कर चुका था। अब आता है न्यायाधीश के पद की योग्यताएं। योग्यता क्या है? क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस। न्यायाधीश के पद की योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ जजेस। पहली आती है, ब्रिटिश भारत या संघ में शामिल होने वाले रियासतों में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहा हो। पहली जो विशेषता, पहली जो क्वालिफिकेशन है, पहली जो योग्यता है, वो क्या है? ब्रिटिश भारत या संघ में शामिल होने वाले रियासतों, ब्रिटिश भारत या संघ में जो रियासत शामिल हो गई है, शामिल होने वाली रियासतों में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहा हो। न्यायाधीश के पद पर ऑलरेडी कार्य कर रहा हो, पहले से ही कार्य कर रहा हो। दूसरी आई, इंग्लैंड या उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड या उत्तरी आयरलैंड में 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त, 10 वर्ष का जिसको अनुभव प्राप्त है, 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त बैरिस्टर
या स्कॉटलैंड के अधिवक्ता संकाय का सदस्य हो। स्कॉटलैंड के अधिवक्ता संकाय का सदस्य हो, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या आई? ब्रिटिश भारत या देशी रियासत के उच्च न्यायालयों में, ब्रिटिश भारत या देशी रियासतों के उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त अधिवक्ता हो। 10 वर्ष का अनुभव जिसने प्राप्त कर लिया हो, ऐसा अधिवक्ता हो। ऐसा अधिवक्ता जिसने 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया हो। और लास्ट है, मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए 10 वर्ष के स्थान पर, मुख्य न्यायाधीश जो था उसके पद के लिए 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष का अधिवक्ता एवं न्यायाधीश के रूप में अनुभव आवश्यक था। 15 वर्ष का अधिवक्ता तथा न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना आवश्यक था। ये आवश्यक था कि उसको न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव हो और 15 वर्ष का अधिवक्ता हो मुख्य न्यायाधीश के लिए। मुख्य न्यायाधीश के लिए है ये, ठीक है। अब आता है मुख्य न्यायाधीश को, अब इनको क्या क्या मिलता था, सैलरी क्या मिलती थी? मुख्य न्यायाधीश को 7,000 रुपये प्रति माह वेतन, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये प्रति माह वेतन एवं अन्य न्यायाधीश को 5,500 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। मुख्य न्यायाधीश को तो 7,000 रुपये वेतन और अन्य न्यायाधीशों को 5,500 रुपये वेतन। न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते एवं पेंशन मंत्री परिषद की सलाह से सम्राट द्वारा निर्धारित किए जाते थे। ये जो इनकी पेंशन थी, वेतन था, भत्ते थे, ये मंत्री परिषद की सलाह से सम्राट द्वारा निर्धारित किए जाते थे। सम्राट निर्धारित करता था, सम्राट द्वारा निर्धारित किए जाते थे। ये था न्यायाधीश पद की योग्यता और उसकी सैलरी, कितना वेतन उसको मिलता था, है ना, कितना वेतन उसको मिलता। अब आता है न्यायालय का क्षेत्राधिकार। न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार लिए गए। पहला था मौलिक क्षेत्राधिकार और दूसरा था अपीलीय क्षेत्राधिकार। 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार लिए गए, मौलिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये था आपका 8वां पॉइंट, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है द्वितीय सदन की विशाल शक्तियाँ। द्वितीय सदन की विशाल शक्तियाँ, लार्ज पावर्स ऑफ द सेकंड चैम्बर। द्वितीय सदन की विशाल शक्तियाँ, लार्ज पावर ऑफ द सेकंड चैम्बर, लार्ज पावर ऑफ द सेकंड चैम्बर। सामान्यतः द्वितीय सदन, सामान्यतः क्या होता है? द्वितीय सदन जो होता है, द्वितीय सदन देरी लगाने वाला सदन माना जाता है। द्वितीय सदन देरी लगाने वाला सदन माना जाता है। इंग्लिश में डिलेइंग चैम्बर, जो डिले करता है, जो देरी करता है, देरी लगाने वाला सदन माना जाता है। और उसकी शक्तियाँ निम्न सदन की तुलना में कम होती हैं। उसकी शक्तियाँ क्या होती है? निम्न सदन जो है उसकी तुलना में कम होती हैं, उसकी शक्तियाँ कम होती है। सन 1935 के अधिनियम द्वारा द्वितीय सदन की शक्तियाँ निम्न सदन के समान ही रखी गई थी। 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा जो द्वितीय सदन था उसकी शक्तियाँ निम्न सदन के बराबर रखी गई थी। निम्न सदन और द्वितीय सदन की शक्तियाँ एक कर दी गई थी, बराबर कर दी गई थी। ये था नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इकाइयों में शक्तियों का असमान वितरण। इकाइयों में शक्तियों का असमान वितरण, इनइक्वालिटी इन द पावर्स ऑफ द यूनिट्स, इनइक्वालिटी इन द पावर्स ऑफ द यूनिट्स। इकाइयों में शक्तियों का असमान वितरण, इनइक्वालिटी इन द पावर्स ऑफ यूनिट्स। भारत संघ जो था, भारत संघ की विभिन्न इकाइयाँ की शक्तियों में समानता नहीं थी। भारत संघ की जो विभिन्न इकाइयाँ थी उनकी शक्तियों में समानता नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में संघात्मक शासन पद्धति कैसे सफल हो सकती थी? ऐसी परिस्थिति में संघात्मक जो शासन पद्धति थी वो सफल नहीं हो सकती थी, सफल नहीं हो सकती थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते थे। देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो ब्रिटिश भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते थे। ब्रिटिश भारत का जो प्रशासन था
उसमें हस्तक्षेप कर सकते थे, परंतु ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को देशी रियासतों के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया था। क्या कर सकते थे? देशी रियासतों के प्रतिनिधि तो ब्रिटिश भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते थे, परंतु ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को देशी रियासतों के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया था। वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ये था 10वां पॉइंट। अब 11वां पॉइंट आता है प्रांतीय शासन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रांतीय शासन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रांतीय शासन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रांतीय प्रशासन में एक और प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रांतीय प्रशासन में एक और प्रांतीय स्वायत्तता तथा दूसरी ओर गवर्नर का दायित्व, एक और तो प्रांतीय स्वायत्तता तथा दूसरी ओर गवर्नर का उत्तरदायित्व, दो विपरीत प्रणालियों का मिश्रण किया गया था। विपरीत प्रणाली कौन कौन सी हो गई? तो विपरीत प्रणालियों को मिश्रण किया गया था। कौन कौन सी? पहली क्या थी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता, तथा दूसरी गवर्नर का उत्तरदायित्व। दो विपरीत प्रणालियां थी जिनका मिश्रण किया गया था, जो अनुचित था, जो सही नहीं था, किसी भी प्रकार से सही नहीं था, अनुचित था। अधिनियम की धारा 93 में 93, अधिनियम की धारा 93 के अनुसार गवर्नर को किसी भी समय प्रांत का प्रशासन अपने हाथों में लेने का अधिकार था। गवर्नर को किसी भी समय प्रांत का जो प्रशासन था अपने हाथों में लेने का अधिकार प्राप्त था, अपने हाथों में ले सकता था, प्रांत का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता था। तो ये प्रांतीय शासन एक और विशेषता बनी इसकी। और लास्ट विशेषता आती है संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। भारत में संघीय न्यायालय की निर्बल स्थिति में था। भारत में जो संघीय न्यायालय था उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, निर्बल स्थिति में था, क्योंकि उसे संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति प्राप्त न होने के कारण। संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायालय। तो संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति प्राप्त न होकर ब्रिटिश संसद को थी। उसको किसी प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश संसद को थी। वो शक्ति जो थी प्राप्त ब्रिटिश संसद को थी। और उसके निर्णय की अपील इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल से हो सकती थी। उसका जो निर्णय था उसकी अपील कहाँ हो सकती थी? इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में हो सकती थी। इंग्लैंड का जो प्रिवी काउंसिल था उसमें उसके निर्णय की अपील हो सकती थी। तो ये थी विशेषताएं 1935 के अधिनियम की विशेषताएं। अब आती है 1935 के अधिनियम की आलोचनाएं। 1935 के अधिनियम की आलोचनाएं। आलोचनाओं में विभिन्न प्रकार के विद्वानों के मत आए हैं। विभिन्न प्रकार के विद्वान थे, उन्होंने आलोचनाएं की है, जो कि हम कल करेंगे।